Hello dear students, welcome to the class. Welcome to this session of ICT Virtual Classroom. Dear students, मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस ICT Virtual Classroom देहरादून से। और इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की साइंस को, यानी कक्षा 10 के विज्ञान में हम लोग चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट अम्ल क्षार एवं लवण को पढ़ रहे थे। और अपनी पिछली क्लासेस में हम लोग इस चैप्टर के काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर अप कर चुके हैं। एक और चीज ये स्टूडेंट्स, अगली आने वाली क्लास में आपके साथ सिलेबस का डिस्कशन किया जाएगा, यानी जो आपके बोर्ड एग्जाम में जो सिलेबस आपका रहने वाला है, इस साल आपको क्या क्या पढ़ना है वो डिस्कस किया जाएगा। तो अगली क्लास में आप लोग अधिक से अधिक संख्या में प्रेजेंट रहें और वहां पर ये भी बताया जाएगा कि अगली क्लास में आपके जो बोर्ड एग्जाम में कहाँ कहाँ कौन कौन से चैप्टर से किस किस टॉपिक से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जिसको पढ़ने वाले हैं, अपनी पिछली क्लास में हमने जो रिसेंटली टॉपिक पढ़ा था वो हम अम्ल और क्षार की अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, उनके रासायनिक गुणधर्म पढ़ रहे हैं। आज हमें एक नई प्रकार की अभिक्रिया पढ़नी है। लास्ट हमने जो अभिक्रिया पढ़ी थी वो थी उदासीनीकरण अभिक्रिया, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का सीधा सीधा मतलब है उदासीन कर देना। तो जब अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो वो एक दूसरे के प्रभाव को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। आप ये कह सकते हैं कि अम्ल जो है जल में घोलने पर धन आयन देते हैं, जबकि क्षार जो है जल में घोलने पर ऋण आयन देते हैं। तो जब ये आपस में अभिक्रिया करते हैं तो ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं, यानी ये उदासीन हो जाते हैं, धन भी नहीं ऋण भी नहीं। ठीक है, तो इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो इस अभिक्रिया में एक न्यूट्रलाइज सब्सटेंस भी बनता है, उदासीन पदार्थ भी बनता है, जिसे हम लवण कहते हैं। ठीक है, तो लवण का निर्माण होता है, इसके अलावा जल का भी निर्माण होता है। ये अभिक्रिया आपकी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है और आगे देखेंगे आप दैनिक जीवन में इसके काफी सारे उपयोग हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास को हम करते हैं स्टार्ट। अगले टॉपिक को सीखने समझने के लिए हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। उम्मीद करता हूं आप अपना ध्यान स्क्रीन पर बनाकर रखेंगे। क्लास 10 साइंस, इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 को, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, चैप्टर 2 में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। ओके, सो आगे का डिस्कशन करने के लिए सबसे पहले पिछली क्लास में हमने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था उदासीनीकरण अभिक्रिया, है ना। उदासीनीकरण अभिक्रिया में हमने क्या पढ़ा था, अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया होती थी। अम्ल, इसको मैं एसिड लिख रहा हूं, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण एवं उत्पाद बनते थे। ठीक हो गया, तो इसका एक एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, NaOH। NaOH क्या है, क्षार। NaOH क्या है, क्षारक, प्लस HCl। HCl क्या है, अम्ल, गिव्स लवण जो इसमें बनता है वो बहुत ही फेमस लवण है NaCl। NaCl ये क्या है, लवण, और प्लस इसमें बाई प्रोडक्ट बनता है हमारा जल। ठीक है, तो ये जो NaCl है ये हमारे घर में खाद्य जो नमक होता है उसका रूप है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे आने वाली क्लासेस में। अभी हम फिलहाल उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को पढ़ते हैं। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, यह है उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब ध्यान दीजिए, अब हमको आज जो पढ़ना है वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, वो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए आपकी बुक में क्रियाकलाप दिया है, आप आई होप आपको पढ़ने में आ रहा होगा। एक मिनट में इसका साइज थोड़ा और बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, फॉन्ट का साइज। ठीक है, आप जरा पढ़िए, आप समझ पा रहे इसे, पढ़ पा रहे होंगे। ओके, तो क्वेश्चन लिखा, क्रियाकलाप लिखा हुआ है, बीकर में कॉपर ऑक्साइड की अल्प मात्रा लीजिए। बीकर में, एक बीकर मतलब बर्तन होता है केमिस्ट्री में आपका, जो एक बड़ा बर्तन जो होता है जिसको हम घर में ग्लास या फिर लोटा बोल लेते हैं, केमिस्ट्री लैब में उसे आप बीकर बोलते हैं। ठीक है, ऐसे समझो। तो बीकर में आपने क्या करा, कॉपर ऑक्साइड की अल्प मात्रा लेनी है, कॉपर ऑक्साइड डालना है आपने बीकर में, एवं हिलाते हुए उसमें धीरे धीरे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाना है। इस चीज का आपको बहुत फॉलो करना है, ये आपका प्रिकॉशन है, ये आपका मानक है, स्टैंडर्ड्स हैं, आपको ऐसे काम करने ही हैं। देखो ऐसा हम क्यों करते हैं, ऐसे यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है कि हिलाते हुए और धीरे धीरे। अगर मैं एकदम से मिलाऊं तो क्या होगा,
देखो जब कभी भी आप कोई रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, पहली बात तो उसमें जो पदार्थ हम लोग यूज कर रहे हैं टेस्टिंग के लिए, वो अल्प मात्रा में लेने होते हैं। ठीक है, कौन सी मात्रा में? अल्प मात्रा में, मतलब बहुत कम अमाउंट में लेने होते हैं। और उसके बाद जब उनकी मिक्सिंग होगी, जब हम उनको मिलाएंगे, उसमें कोई दूसरा पदार्थ मिलाएंगे, तो उसे धीरे धीरे मिलाना होता है, बूंद दर बूंद मिलाना होता है, और मिलाते हुए हिलाना भी होता है। धीरे धीरे क्यों मिलाना होता है? क्योंकि आपने पढ़ा है कुछ प्रकार की अभिक्रियाएं कैसी होती है, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रियाएं। ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया में क्या होती है? ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ऊष्मा मतलब हीट उत्सर्जित होती है। और ये जो हीट होती है, ये कभी कभी इतनी ज्यादा होती है कि जो आप अभिक्रिया कर रहे हैं उसमें जो पदार्थ है वो उछल करके, उसमें इतनी ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है कि वो उछल करके आपके हाथ पैरों पर, आपके कपड़ों पर, आपके मुंह पर आकर गिर सकता है, और उससे आपका जो स्किन है, आपकी जो त्वचा है, वो जलने का खतरा है। इसीलिए आपको स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं। इसीलिए जो यहाँ पर बात लिखी हुई है क्रियाकलाप में, आपको सेम टू सेम वैसे ही करना है, हर एक स्टेप को सीखते हुए, समझते हुए। ठीक है, तो बीकर में कॉपर ऑक्साइड की अल्प मात्रा लेनी है, और उसमें उसको हिलाते हुए उसमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपको मिलाना है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको मिलाना है। अब आपको क्या करना है, विलयन के रंग पर ध्यान दीजिए। कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ? तो कॉपर ऑक्साइड आपने जो स्टार्टिंग में मिलाया था उसका क्या हुआ, और जो विलयन का रंग था वो क्या हुआ? अब इसको कर देते हैं छोटा, क्योंकि हमने एक्टिविटी पढ़ ली है, और अब हम इस पर अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो, इसे हम बोलते हैं, अभी हमने यहाँ पर क्या देखा? अभी हमने यहाँ पर दो चीजें देखी। क्या क्या है हमारे पास? अम्ल है, और दूसरा क्या है? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर क्या है? एक धातु है। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटेलिक ऑक्साइड या मेटल ऑक्साइड। ठीक है, तो इसमें हमने कौन कौन सा अम्ल लिया पहले, इसमें इसको ध्यान दीजिए। जो अभिक्रिया यहाँ हो रही है एक्टिविटी में, उसमें हमने दो अम्ल लिए हैं। दो अम्ल लिए हैं, कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। एक्टिविटी मत देखिए, वो मैंने छोटी कर दी है, वो आपको जस्ट पढ़ाने के लिए मैं लाया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमने, यानी HCl, और किसकी अभिक्रिया हुई? धातु ऑक्साइड की। तो पहले हमारे पास क्या था? धातु ऑक्साइड। ओके, लिखने का ऑर्डर भी आप उस प्रकार से रखेंगे। हमारे पास पहले क्या था? पहले धातु ऑक्साइड था, और फिर हमने उसमें क्या मिलाया? फिर हमने उसमें अम्ल मिलाया। कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया। तो क्या हुआ? देखो बच्चों, हमने, हमारे पास था यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड। जो अभिक्रिया है, इस एक्टिविटी की जो अभिक्रिया है वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। हमारे पास था कॉपर का ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड को अल्प मात्रा में हमने लिया, और उसमें धीरे धीरे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया। तो क्या हुआ? हमने इसमें देखा, जब हमने कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया, तो एक नया उत्पाद बना। ठीक है, एक नया उत्पाद बना, और जल बना, CuCl2 प्लस H2। ये जो नया उत्पाद है, ये एक लवण है, और ये जल है। ये क्या था? अम्ल था। अब याद करो, अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको क्या चीज बताई थी? अम्ल, लवण और जल। यहां भी क्या दिख रहा है हमको? अम्ल, लवण और जल। तो इसके पहले वाला पदार्थ ये क्या रहा होगा? फॉर्मेट देखो ना, फॉर्मेट सेम है। मतलब ये वाला पदार्थ क्या रहा होगा? क्षारक। तो इसको हम जो है, ये कॉपर ऑक्साइड को हम क्षारकीय ऑक्साइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षारकीय ऑक्साइड भी बोलते हैं। क्यों बोलते होंगे क्षारकीय ऑक्साइड? क्षारकीय ऑक्साइड इसलिए बोलते हैं कि जब इनकी अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है बच्चों, तो उत्पाद क्या बनते हैं? लवण और जल। और ये उत्पाद उदासीनीकरण अभिक्रिया में पड़ते हैं। अगर हम क्षारकीय अभिक्रिया अम्ल के साथ कराते तो भी यही बनना था, और अगर हमने कॉपर ऑक्साइड की कराई तो भी यही बना। मतलब जो है, ये कॉपर ऑक्साइड क्षारक की तरह बिहेवियर कर रहा है, यानी बेस की तरह बिहेवियर कर रहा है। तो इसीलिए हम इसको ऑक्साइड तो बोलते हैं, धातु ऑक्साइड तो बोलते हैं, लेकिन साथ में इसको हम क्षारकीय ऑक्साइड भी बोल लेते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया? क्षारकीय ऑक्साइड हो गया, और इसकी अम्ल के साथ अभिक्रिया हुई, लवण और जल बना। इतनी बात समझ में आई? तो हम कॉपर ऑक्साइड को हम क्षारकीय ऑक्साइड भी बोल लेते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। ये क्या है? कॉपर ऑक्साइड है।
चलिए, इसके बाद आपको एक बात ध्यान रखनी है, रंग का। हम मुझसे पूछ रहे थे इसके रंग का क्या हुआ। तो सबसे पहले जो कॉपर ऑक्साइड है हमने बताया था उसका रंग कैसा होता है, काला होता है। जब हम इसको मिलाएंगे तो आप इसमें कहेंगे कि इसका जो रंग है, जब हमने इसमें धीरे धीरे HCl मिलाएंगे, जब हम इसमें धीरे धीरे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाएंगे तो रंग का क्या होगा। तो रंग आप देखेंगे विलयन का रंग नीला हरा हो जाएगा। विलयन का रंग नील हरित, नीला हरा, ब्लू ग्रीन हो जाता है। ठीक है, तो क्या था, विलयन के रंग पर ध्यान दीजिए। तो विलयन का रंग कैसा हो गया, नीला हरा हो गया। उसके बाद लिखा है कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ। तो कॉपर ऑक्साइड, उसके बाद लिखा हुआ था कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ। तो कॉपर ऑक्साइड घुल जाता है। ठीक हो गया। तो ये आपका एक्सपेरिमेंट था, ये आपका एक्सपेरिमेंट था। जो नीला हरा रंग मिला हमें, वो किस कारण मिला था, क्योंकि यहाँ पर एक उत्पाद बन रहा था CuCl2। इसका रंग कैसा होता है, नीला हरा होता है, ये नील हरित रंग का होता है। और कॉपर ऑक्साइड जब धीरे धीरे घुलता है तो कॉपर क्लोराइड बनता है, तो उसका रंग कैसा हो जाता है, नीला हरा हो जाता है। ठीक हो गया। धातु ऑक्साइड एवं अम्ल के बीच जो हमने अभिक्रिया थी वो लिख ली। तो क्या क्या बना था हमारे पास, लवण और जल बना था। इस अभिक्रिया को पूरा लिख लेते हैं, शब्द समीकरण को। क्या क्या बन रहा है हमारे पास, एक लवण बन रहा है और एक जल बन रहा है। इसीलिए हमने क्या बोला, इसीलिए हमने ये धातु ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड भी बोला। ठीक हो गया, ये बात ध्यान रहेगी, इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना। चलिए, नोट डाउन आपने कर लिया होगा। ठीक है, नोट डाउन आपने कर लिया होगा। यहां पर ये पॉइंट भी लिख लेना कि हम क्षारकीय धातु ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड भी बोलते हैं। धातु ऑक्साइड को हम क्षारकीय ऑक्साइड भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वो अम्ल के साथ मिलकर के लवण और जल बनाते हैं, जैसे कि क्षार बनाते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रहेगी। ओके, अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। ये अभिक्रिया तो किसके साथ हुई, अम्ल के साथ, अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ। अगर क्षारक की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट में हम क्षारक की अभिक्रिया पढ़ते हैं। क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। तो धातु ऑक्साइड किसके साथ अभिक्रिया करेंगे, अम्ल के साथ। अधातु ऑक्साइड किसके साथ अभिक्रिया करेंगे, क्षारक के साथ। और ये अभिक्रिया आपने पढ़ी हुई है, ये अभिक्रिया आपने याद करी हुई है। देखो, मैंने कहा था अगर आप अभिक्रिया याद रखेंगे तो आपको आगे वो अभिक्रिया काम आएगी। ठीक है, तो अभिक्रिया में कौन सी याद दिला रहा हूं आपको, ये देखो, गिव्स, याद आ रहा है आपको। ये अभिक्रिया हमने पढ़ी थी चैप्टर 1 में। और ये है जब हमने देखा था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा था, है ना, बिना बुझे हुए चूने को जब हम पानी में ला रहे थे तो बुझा हुआ चूना बन रहा था, वो जो कि था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जब ये आसपास जब हम इसको दीवार पर सफेदी करने के लिए यूज कर रहे थे तो इसने आसपास उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लिया था और जल इसमें निकल रहा था। अब देखो, ये जो यहाँ पर मैं पदार्थ लिख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना, दोबारा से देखो ध्यान से, अभी समझ जाओगे।
ये कार्बन डाइऑक्साइड को हम अधातु ऑक्साइड कहते हैं। कार्बन क्या है? अधातु है, तो कार्बन का ऑक्साइड क्या हो गया? अधातु ऑक्साइड, ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड। यहां पर जो पदार्थ बना ये लवण है, क्या है? एक सॉल्ट है, लवण है, ठीक है। और ये क्या बना? जल बना। आप जरा ध्यान दीजिए, यहां पर हमारे साथ क्या था? ये सबसे स्टार्ट में ये क्या है? एक क्षारक है, यानी कि एक बेस है। तो आपने देखा बेस ने अभिक्रिया करी और लवण और जल हमें मिला। बेस ने अभिक्रिया करी, हमें लवण और जल मिला, ठीक है। चूने के पानी ने अभिक्रिया करी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो हमको क्या मिला? लवण और जल मिला। और आप देखेंगे कि क्षारक की अभिक्रिया किससे करनी पड़ती है लवण और जल को पाने के लिए? क्षारक की अभिक्रिया अम्ल के साथ करनी पड़ती है, तो लवण और जल बनता है। मतलब कि ये अम्ल की जगह पर हमने वहां क्या लिखा है? अधातु ऑक्साइड। मतलब कि जो अधातु ऑक्साइड है इसको हम अम्लीय ऑक्साइड भी कह सकते हैं। अम्लीय ऑक्साइड या फिर अम्लीय प्रकृति कह सकते हैं। तो अधातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है एवं धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, क्षारिकीय होती है। इसीलिए जब अम्लों की अभिक्रिया धातु ऑक्साइड के साथ करी जाती है तो भी लवण प्लस जल बनते हैं, और क्षारकों की अभिक्रिया जब अधातु ऑक्साइड के साथ करी जाती है तो भी लवण प्लस जल बनते हैं। आई बात समझ में? उसमें ये एग्जाम्पल आप लिख लेंगे। ठीक हो गया? लिख लिया आपने? चलिए जल्दी लिखिए। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए डियर स्टूडेंट्स। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इसमें जो बात बोली आपको वो भी आप अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए, उसे भी आप अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए। चलिए, अब इसके बाद हमको क्या बात करनी है? इसके बाद हमें एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करना है, जो कि है ये क्वेश्चन। आपको पढ़ने में आ रहा है? थोड़ा साइज बढ़ा देते हैं फॉन्ट का। क्वेश्चन में लिखा हुआ है पीतल एवं तांबे के पदार्थ में, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में हमें दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? तो अगर आपको पता होगा, अगर आपने सुना होगा ये क्वेश्चन, कि क्या होता है, हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, हमारे जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, वो कभी भी दही को पीतल एवं तांबे के बर्तनों में नहीं रखते। एंड इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। क्यों नहीं रखने चाहिए? देखो बच्चों, पीतल एवं तांबे के बर्तन, पीतल एवं तांबे के बर्तन जो है पीतल और तांबा क्या हो गया? धातु। दही एवं खट्टे पदार्थ का मतलब क्या हो गया? अम्ल। अब ये पीतल एवं तांबे के बर्तन जो हैं, इनके ये ऑक्सीजन के संपर्क में रहते हैं, है ना, वायु के संपर्क में रहते हैं। तो वायु के साथ मिलकर के धातु क्या बना लेती है? धातु ऑक्साइड बना लेती है। और धातु ऑक्साइड, और जब उसके अंदर हम किसी कोई खट्टा पदार्थ रखेंगे, अम्ल, तो ये मिलकर के अभी अभी हमने अभिक्रिया पढ़ी थी, ये बनाते हैं लवण और जल। लेकिन जो ये लवण बनते हैं बच्चों, ये विषैले लवण होते हैं। यहाँ पर जो लवण बनते हैं विषैले लवण होते हैं और हमारे लिए हानिकारक होते हैं। क्या होते हैं? डेंजरस होते हैं। अगर हमने इसे खा लिया तो हमारा स्वास्थ्य जो है खराब हो सकता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही और खट्टे पदार्थ नहीं रखते हैं, क्योंकि उनमें विषैले लवणों का निर्माण होने लग जाता है, जिनको कि हम अगर खाएं तो ये हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं। इससे हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है। बात समझ गए? तो आपने देखा होगा जब आपके घर में दही वगैरह रखी जाती है तो उसे हम लोग या तो मिट्टी के बर्तनों में या फिर हम लोग लकड़ी के बर्तनों में, इस प्रकार से, फिर हांडियों में, है ना, इस प्रकार से रखते हैं। ठीक है? तो जैसे कि आपने मतलब टीवी में भी देखा होगा, टीवी में भी आप लोग, सपोज आपने कृष्ण का अगर सीरियल, भगवान कृष्ण का अगर सीरियल देखा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि जब वो दही लेने जाते हैं तो वो मटकी फोड़ते हैं, है ना, ध्यान है आपको? तो इसीलिए मटकी में दही रखा जाता था, यही कारण है उसमें दही रखने का। ठीक हो गया? चलिए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं।
नेक्स्ट पार्ट ये डायग्राम से रिलेटेड है, और ये डायग्राम किस चीज को शो कर रहा है, मैं यहाँ पर पहले पॉइंट लिखता हूँ ऊपर, आप भी लिखिए मेरे साथ, इसे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ अभी, पहले आप लिखिए। इसमें आप लिखेंगे अम्ल का विलयन अम्ल का विलयन विद्युत का चालन करता है। अम्ल का कौन सा विलयन? जलीय विलयन। क्या मतलब हुआ इस बात का? देखिए, इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं साइज का, ठीक है। अब इसको समझते हैं। देखो, एक हमने बीकर लिया है, बीकर मतलब जो बर्तन हमें दिख रहा है, ठीक है। एक हमने क्या लिया? बीकर लिया है। ये जो बर्तन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला, ये पूरा क्या है? बीकर है, जिसके अंदर ये पूरा हमने अरेंजमेंट लगा रखा है। एक बीकर लेना है, और उसके अंदर हमने क्या करना है? एक कॉर्क पर 2 कीलें लगाकर कॉर्क को 100 मिलीलीटर के बीकर में रख दिया। तो ये नीचे जो आपको दिख रहा है, ये वुड कलर में, ब्राउन कलर में, ये क्या है? कॉर्क है, रबर का कॉर्क, ठीक है, लकड़ी के जैसा होता है। उसके बाद हमने क्या करना है? उसमें 2 कीलें लगानी है। देखो, एक कील ये रही और एक कील ये रही, ठीक है। 2 कीलें लगा करके उन्हें 100 मिलीलीटर के बीकर में रख दिया। अब कीलों को 6 वोल्ट की बैटरी से एक बल्ब तथा स्विच के माध्यम से जोड़ दीजिए। तो एक कील से यहां से तार लेते हुए गए, और दूसरी कील से यहां से तार लेते हुए गए, और इसमें एक स्विच लगा दिया, बल्ब लगा दिया, और एक 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी। ठीक हो गया? इतने काम हमने कर लिए। समझ में आ गया? जो जो बातें यहाँ लिखी हुई हैं डायग्राम को बनाने से पहले, वो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। ओवरराइटिंग हटा देते हैं फिगर में से, ताकि आपको फिगर साफ साफ दिखता रहे। तो हमने क्या करा? इन दोनों कीलों पर तार के माध्यम से हमने 6 वोल्ट की बैटरी जोड़ दी, और उसके बाद बल्ब भी जोड़ दिया एक, और स्विच भी जोड़ दिया। ठीक हो गया? अब बीकर में थोड़ा तनु HCl डालकर विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए। तो अब हमने क्या डाला इसमें? तनु HCl मतलब डाइल्यूट HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक हो गया? अब जब हमने इसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला, और यहाँ से स्विच को ऑन कर दिया, ये स्विच क्या कर दिया? ऑन कर दिया। स्विच को ऑन कर दिया तो क्या होगा? यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित होगी बैटरी से, है ना? बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित होगी इस डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे ऐसे, और उसके बाद यहाँ पर तो कोई रास्ता नहीं है आगे जाने का, तो यहाँ से इस पानी में जाएगी, और इस पानी से होते हुए, दूसरी कील से होते हुए, इस प्रकार से विद्युत धारा प्रवाहित होगी, और ये बल्ब जलने लगेगा। तो हमें तो ये नहीं पता ना कि ये पानी के रास्ते जा रही है, हम उसका पता कैसे लगाएंगे? हम जब स्विच को ऑन करते हैं तो बल्ब जलने लगता है। स्विच को जब ऑन करते हैं तो बल्ब जो है ये जलने लगता है। उससे हमें क्या पता लगा? उससे हमें पता लगा, यहाँ पर जो सर्किट ब्रेक हुआ था, उस सर्किट की आपूर्ति जो है, उसकी आपूर्ति जो है किसने कर ली है? उसकी आपूर्ति ये विलियन ने कर ली है। मतलब विलियन ने यहाँ पर इसके लिए मार्ग उपलब्ध कराया है। विलियन ने विद्युत धारा के प्रवाह के लिए मार्ग उपलब्ध कराया है। यानी कि जो जलीय विलयन है, अम्ल का जलीय विलयन, ये विद्युत का चालन कर रहा है। ये क्या कर रहा है? विद्युत का चालन कर रहा है। अब क्वेश्चन आया, ऐसा क्यों हो रहा है? अब क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्यों हो रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो पहले तो इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, अब नेक्स्ट बात जो है कि जब हमने इसका सॉल्यूशन बनाया, जब हमने जल में अम्ल को घोला, तो उसमें आयन्स उपलब्ध होते हैं, है ना? अम्ल में हमको पता है, अम्ल में, यहां पर आप लिख सकते हैं मेरे साथ, अम्ल में उपस्थित
आयन। देखो आपने जब अम्ल, क्षार और लवण पढ़ा होगा तो उसमें आपने एक डेफिनेशन ये भी पढ़ी होगी, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिन्हें जल में जब घोला जाए तो वो एच आयन उनमें उपस्थित रहता है ना, एच आयन बनाते हैं। और क्षार वे पदार्थ होते हैं जिनको जब जल में घोला जाए तो वो ओ एच आयन उत्पन्न करते हैं, है ना। तो अम्ल में उपस्थित आयन कौन सा है? अम्ल में उपस्थित आयन है H प्लस आयन, ठीक है, हाइड्रोजन आयन बोलते हैं इसे। ये जो है H हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हमने यहाँ पर लिया है तनु HCl, उसके ऊपर उसमें ये विद्यमान होता है, ठीक। तो जब इसको जल में घोला जाए तो ये H आयन इसने उत्पन्न करा, ठीक। अब ये आयन जो है, ये आयन ही कारण है जिस वजह से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है इस जल से होते हुए। देखो जब हमने इस अम्ल का जलीय विलयन बनाया तो इसके अंदर क्या हो गए? H आयन उत्पन्न हो गए। इस विलयन में कौन से आयन आ गए? H आयन, क्योंकि अम्ल में हमें पता है कौन से आयन होते हैं? H आयन। तो जब विद्युत धारा प्रवाहित हुई तो इन आयनों ने जो है यहां से यहां विद्युत धारा प्रवाहित कराई। किसने कराई? इन आयनों ने इस एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जल के अंदर, विलयन के अंदर ये विद्युत धारा प्रवाहित करवाई, और इस प्रकार से विद्युत धारा का चालन संभव हो पाया। बात समझ में आया? तो अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। आप कहेंगे हाँ करता है। क्यों करता है? क्योंकि अम्ल में उपस्थित आयन जो होते हैं H आयन होते हैं, जिनके कारण विद्युत का चालन संभव हो पाता है। समझ में आ गई बात? इस एक्सपेरिमेंट से आप ये बात समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट एक और पॉइंट है, नेक्स्ट एक पॉइंट और है, इसको भी समझ लेते हैं। इसके ऊपर हेडिंग पुट कर दीजिए, जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक एसिड और बेस इन एक्वस सॉल्यूशन। एसिड और बेस इन एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक। जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है? ये काफी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आप देखिए, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझने के लिए जो यहाँ पर डायग्राम है इसको समझने की कोशिश करते हैं, इस क्रियाकलाप को समझने की कोशिश करते हैं। हमने क्या करा, एक स्वच्छ एवं शुष्क परख नली में 1 ग्राम ठोस NaCl लिया। एक परख नली ये है, इसमें हमने सोडियम क्लोराइड लिया, कितना? 1 ग्राम, ठीक है, नीचे आपको दिख रहा होगा, ठीक। उसके बाद हमने क्या करा होगा, परख नली में कुछ मात्रा में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालिए। तो यहाँ से देखो अम्ल, ये देखो बूंद बूंद के माध्यम से ये अम्ल परख नली में डाला जा रहा है, बूंद बूंद करके डालना है। देख रहे आप, फिगर में भी देख रहे हैं और मैं पढ़ रहा हूँ तो उसमें भी बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बावजूद आप लेबोरेटरी में जाकर के गलती मत करना। तो हमने क्या करा, ड्रॉपर से H2SO4 डाला, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल बूंद बूंद करके, ठीक हो गया। और दूसरे हाथ से हमने क्या कर रहा है, ये चिमटे से परख नली को पकड़ा हुआ है। डायरेक्ट हाथ से नहीं पकड़ना है, चिमटा होगा वहां पर आपके पास, उससे पकड़ना है, ठीक हो गया। अब आपने क्या प्रेक्षण करा, क्या निकास नली से कोई गैस बाहर आ रही है? आपने क्या करा, इसमें देखा, इसमें जब आपने ये H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाली तो आपने क्या देखा, अच्छा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल आपको डालना है कंसंट्रेटेड, तो बिल्कुल आप केयरफुल के साथ इसको करना, सावधानी के साथ ये प्रयोग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो अम्ल यहाँ पर हम ले रहे हैं वो सांद्र ले रहे हैं। अम्ल देखो 2 प्रकार का होता है, एक सांद्र होता है और एक तनु होता है। तनु अम्ल में हम क्या करते हैं, पानी मिलाते हैं और उसकी जो शक्ति है, उसका जो प्रबलता है उसको थोड़ा कम कर देते हैं। सांद्र में पानी बिना पानी मिलाए, ये प्योर होता है, शुद्ध होता है, यानी इसकी जो प्रबलता अधिक, अगर ये थोड़ा सा भी एक बूंद गिर गया तो ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। तो इसको आप क्या करना, बिल्कुल सावधानी से करना। उसके बाद हमने क्या करा, कोई गैस आई या नहीं आई वो चेक करने की कोशिश करें। देखो सूंघना नहीं है, आपको सूंघना नहीं है, आपको देखना है। अगर आपको दिखती है तो ठीक, नहीं दिखती तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट केस में एक लिटमस पत्र लेना है,
और यहाँ से जो गैस निकल रही है उसको आपको चेक करना है। ठीक है, लिटमस पत्र लेना है और उससे आपको चेक करना है। लेकिन ये लिटमस पत्र कैसा होना चाहिए? आर्द्र होना चाहिए, भीगा हुआ होना चाहिए, ह्यूमिड होना चाहिए। ये लिटमस पत्र कैसा होना चाहिए? थोड़ा गीला होना चाहिए। अगर सूखा रहेगा तो आप इसका पता नहीं लगा पाओगे। ठीक है, अगर ये लिटमस पत्र सूखा रहेगा तो इसका रंग परिवर्तन नहीं हो पाएगा, आप पता नहीं लगा पाओगे कोई गैस निकली है या नहीं निकली है। ठीक हो गया। किस स्थिति में लिटमस का पत्र रंग परिवर्तित होता है? ठीक हो गया। उपरोक्त क्रियाकलाप के आधार पर आप निम्न अम्लीय गुण के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? शुष्क HCl गैस या HCl विलीन। आपको क्या करना है कि HCl में आपने इसमें H2SO4 डाला और उसके बाद ये चेक करा आपने कि इसमें जो गैस है वो, हमने जब लिटमस पेपर से उसे चेक करा तो हमें सूखा लिटमस पेपर चाहिए था या फिर गीला लिटमस पेपर। तो सूखे लिटमस पेपर में रंग परिवर्तन नहीं होगा, सूखे लिटमस पेपर में हमें पता नहीं लग पाएगा कि कौन सी गैस इससे निकली है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? आर्द्र लिटमस पत्र यूज करना पड़ेगा। इसका कारण है, इसका कारण ये है, जो मैं सूखे लिटमस और गीले लिटमस को यूज करने का जो कारण बता रहा हूं, नंबर 1 कारण, जो सूखा लिटमस है वो इसलिए नहीं बता पाता क्योंकि जो गैस है वो शुष्क गैस है, जो गैस है वो शुष्क गैस है। शुष्क गैस, शुष्क गैस मतलब जल की उपस्थिति नहीं है, जल की अनुपस्थिति है दोनों ही केसेस में। सूखा लिटमस में भी जल नहीं है और शुष्क गैस में भी जल नहीं है, ड्राई गैस है। उस केस में क्या होगा? जल की अनुपस्थिति होगी तो आयन्स नहीं बनेंगे, आयन नहीं बनेंगे तो पता नहीं लग पाएगा, लिटमस पेपर का रंग परिवर्तित नहीं हो पाएगा। लिटमस पेपर हमेशा तब काम करेगा जब जल की उपस्थिति होगी। बात समझ में आ गई? तो जल की, क्योंकि शुष्क गैस होती है इसीलिए सूखे लिटमस पर हमको पता नहीं चलता, लिटमस को आर्द्र करना पड़ता है, गीला करना पड़ता है। बात समझ में आ गई? ये पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है। अब HCl के लिए अगर हम बात करें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए, तो जल की उपस्थिति में जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्या होता है? देखो, ये रहा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ये रहा जल। जल की उपस्थिति में क्या हुआ? ये एक आयन बनाता है जिसे हम हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, जिसे हम हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन हम H+ क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि H+ आयन बनता है और वापस से H2O के साथ मिलकर के H3O आयन बना लेता है। ठीक है, तो इस रूप में ये रहता है, तो स्वतंत्र रूप में हाइड्रोजन आयन नहीं रह सकता। ठीक, तो जल के अणुओं के साथ मिलकर ये हाइड्रोनियम आयन बनाता है। ठीक, और हम इसको हाइड्रोनियम आयन से दर्शाते हैं। ये कौन सा आयन हो गया? हाइड्रोनियम आयन। याद रहेगी ये बात? याद रहेगी ये बात? ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन बना। हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकता है, तो उसने जल के अणु के साथ मिलकर के हाइड्रोनियम आयन बना लिया एंड एक क्लोरीन नेगेटिव आयन भी बना यहाँ पर। ठीक हो गया। अब अगर हम किसी, ये तो होगी अम्ल की बात, तो अम्ल में आपने क्या देखा? अम्ल में आपने ये देखा कि जब उसको जल में घोला जाता है, जब अम्ल को जल में घोला जाता है तो वो H आयन उपस्थित करते हैं। कौन से आयन उत्सर्जित करते हैं? H आयन, H आयन। ठीक है, उसको हम H3O लिखते हैं, हाइड्रोनियम आयन। H आयन क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि अभी बताइए स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते, ये एक जल के अणु के साथ मिलकर के हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं। लेकिन अगर बात करें किसी क्षार की, तो अगर हम क्षार की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट डालते हैं यहाँ पे, जलीय विलयन में क्षार। जलीय विलयन में क्षार क्या करेगा? जैसे सपोज हम 2-3 एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर। जैसे सपोज एक क्षारक है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको आप जल में घोलेंगे, तो ये 2 आयनों में टूट जाता है, Na+ और OH- में।
ठीक है, जल में घोल रहे हैं हम इसे, ठीक है, सिर्फ ये देख रहे हैं क्या क्या आयन बन रहे हैं, अभिक्रिया नहीं देख रहे हैं। उसके बाद KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको भी हमने जल में घोला तो हमें मिला K+ एंड OH- जल के अंदर विलयन में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी हमने लिखा था पीछे, उसको हम क्या करेंगे, जलीय विलयन में जब घोलते हैं तो Mg2+ 2OH-, ये बनता हुआ दिखता है। तो आप देख रहे हैं जब भी क्षारकों को हम जल में घोल रहे हैं, एक चीज हमें कांस्टेंट दिखाई दे रही है, वो ये, यानी आप क्या लिखेंगे, जब क्षारकों को जल में घोला जाता है तो OH- आयन उपस्थित होते हैं। तो अम्ल कौन से आयन उत्पन्न करते हैं, अम्ल करते हैं, ध्यान रहेगा ये बात। अब इसको मैं नोट के फॉर्म में लिख रहा हूं, आप भी इसे लिख लीजिए, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। अम्ल जो है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, अम्ल जो है यानी एसिड्स जो है वो H+ आयन या फिर H3O+ आयन उत्पन्न करते हैं जल में घुलने के बाद, और क्षारक जो है यानी बेस जो है ये OH- आयन उत्पन्न करते हैं जल में घुलने के बाद। ध्यान रहेगी बात, इस बात को आप लोग आप नोट करके रखिए और इसको ध्यान में रखना, अपने दिमाग में रखना कि जल अम्ल जो है जल में घुलने पर जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन या फिर हम इसे H आयन भी कह सकते हैं, ठीक है, उत्पन्न करते हैं, जबकि क्षारक OH- आयन उत्पन्न करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। समय की कमी के कारण आज की क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं और अगली क्लास ठीक यहीं से करेंगे स्टार्ट। उम्मीद करता हूँ आज जो बातें आपको बताई गई वो आपके समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी और आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगली क्लास में मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।